कभी कभी किसी गांव में अचानक कोई लापता हो जाता है और लोग कहते हैं वो तो बस कहीं चली गई, लेकिन क्या हो अगर वो गायब नहीं हुई बल्कि कहीं और ले जाई गई हो। ये खौफनाक वारदात है मध्य प्रदेश के धार जिले के पास बसे छोटे से गांव देवगढ़ की, जहां एक युवा लड़की नंदिता अचानक गायब हो जाती है। उसकी गुमशुदगी से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। वो एक साधारण खुशमिजाज लड़की थी जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गांव वाले कहते हैं नंदिता तो सबकी मदद करती थी, फिर उसके साथ ये कैसे हो गया। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। नंदिता के दोस्त और परिवार परेशान हैं। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। उसका बॉयफ्रेंड रोहित जो पास के कस्बे से था, पुलिस पर भरोसा न करते हुए खुद उसकी तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन उसे नंदिता का फोन उसके घर के पीछे वाले बगीचे में मिलता है, टूटी हुई स्क्रीन के साथ, और उस पर आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से। रोहित उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं मिलता। फिर एक रात उसके घर के दरवाजे पर नंदिता की पुरानी डायरी रखी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, मैं अब भी यहाँ हूँ, देखो लेकिन ढूंढो नहीं। वो लिखावट नंदिता की ही थी, लेकिन उसके गायब होने के बाद ये नोट पूरे गांव को अंदर तक हिला देता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, शायद कुछ अशुभ है या फिर कोई पुरानी आत्मा जाग गई है। धीरे धीरे रहस्य और गहराता जाता है। डायरी में नंदिता ने लिखा था कि कोई अजीब सी छाया उसका पीछा कर रही है। वो बार बार महसूस करती थी कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब भी मुड़कर देखती वहाँ कोई नहीं होता। रोहित उस साय की सच्चाई जानने के लिए रात को नंदिता के घर के आसपास पहरा देने लगता है। एक रात आधी रात के सन्नाटे में वह देखता है कि बगीचे में एक काली आकृति छिपी है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, वो आकृति हवा में गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ एक चेन गिरती है जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना होता है। रोहित के हाथ कांप उठते हैं क्योंकि यही चिन्ह नंदिता की डायरी के पहले पन्ने पर भी था। अब रोहित को यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि किसी अंधेरे और खतरनाक संप्रदाय का खेल है। छानबीन में पता चलता है कि यह चिन्ह एक पुराने धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा है जो सालों पहले भी देवगढ़ और आसपास के गांवों से युवाओं के गायब होने के लिए बदनाम था। लोग कहते हैं कि वह संप्रदाय रात की पूजा करता था और फिर अचानक गायब हो गया। तभी अचानक एक रात रोहित के फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में नंदिता किसी अंधेरी जगह पर बेहोश पड़ी होती है। वीडियो देखकर रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि वही संप्रदाय इसके पीछे है। वो और उसके दोस्त हर सुराग जोड़ते हैं और जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं। वहां का माहौल ठंडा, भयावह और रहस्यमयी। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह, जलती मशालें और नकाबपोश लोग कुछ अजीब सी रस्में कर रहे होते हैं। रोहित अंदर छिपते हुए जाता है और देखता है नंदिता वहां है, जिंदा। लेकिन जब वह उसे छुड़ाने पहुंचता है, सच सामने आता है जो उसका खून जमा देता है। नंदिता वहां अपनी मर्जी से थी। वो खुद उसी अंधेरे संप्रदाय का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपनी गुमशुदगी जानबूझकर रची थी ताकि संप्रदाय के नेताओं का ध्यान खींच सके। अब वह खुद उस अंधेरे खेल की अगली प्रमुख बनने वाली थी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और टूटन सब एक साथ भर उठते हैं। वो समझ नहीं पाता कि नंदिता को कैसे बचाए या खुद को इस अंधेरे जाल से निकाले। नंदिता उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर भयावह मुस्कान। धीरे से कहती है, अब तुम्हें भी चुन लिया गया है। सन्नाटा, ठंडी हवा, मंदिर की दीवारों में गूंजती उसकी डरावनी हंसी। और कहते हैं उस रात के बाद रोहित को किसी ने दोबारा नहीं देखा। गांव के लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं रात को जब हवा तेज चलती है तो मंदिर की दिशा से नंदिता की हंसी अब भी सुनाई देती है। कहानी के अंत में एक सवाल आपसे, क्या कभी आपने ऐसी किसी घटना के बारे में अपने आसपास सुना है? अगर हाँ तो हमें ऐसी वारदात के बारे में कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली कहानी आपकी बताई वारदात पर आधारित हो। और ऐसी रियल लाइफ इंसिडेंट को जानने के लिए बने रहे ज़ोल्फ स्टोरीज के साथ।